नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राकेश माय अपने YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इतिहास का टॉपिक लेके आया हूं। आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ज़्यादा समय न खर्च करते हुए मैं आपको टॉपिक की ओर लिए चलता हूँ। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है कि आपका इतिहास से रिलेटिव। इतिहास की बात करते हैं। इतिहास है क्या? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और ह्रास। इति और ह्रास। इति का अर्थ होता है पहले। इति का अर्थ क्या होता है? पहले। और ह्रास का अर्थ होता है जो बीत गया, अर्थात जो पहले बीत गया है वो क्या कहलाता है? इतिहास। और इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा हेरोडोटस ने। और हिस्टोरिका ग्रंथ के अंतर हिस्टोरिका ग्रंथ में भारत और फारस के व्यापार का उल्लेख मिलता है। भारत और फारस के मध्य जो व्यापार किया जाता था उसका उल्लेख मिलता है हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया। इतिहास जो पहले बीत गया, जो पहले बीत चुका है उसे इतिहास कहते हैं। और जनक के बारे में बताया और इसकी पुस्तक, और भारत और फारस के व्यापार का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? हिस्टोरिका पुस्तक में। अब इतिहास के अंतर्गत और चलते हैं आगे और देखते हैं इतिहास को जानने का क्या तरीका है। तो इतिहास को जानने के लिए कई तरीके हैं। कहीं से हमें कुछ स्रोत मिलते हैं, कहीं से लिखित में मिल जाते हैं, ठीक है जी। कहीं पर स्तंभ लेख वगैरह होते हैं, गुहा लेख वगैरह होते हैं। तो इतिहास को जानने के यही हमारे पास साक्ष्य होते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहले की बात करते हैं तो पहला स्रोत है जी प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक रहता है, लेकिन एक बार जब अपने इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला काल मैंने आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा काल बताया आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा काल होता है आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरे काल की बात करें ऐतिहासिक काल। अपने कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई सभ्यता पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत लिखा जाता है ये सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल की है। तो सर्वप्रथम जब तक हमें इनके अर्थ नहीं पता होंगे तब तक हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है? वह काल है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य न प्राप्त हो। किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य न मिले वह आपका कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उदाहरण की तरफ ध्यान दूं तो उदाहरण याद रख लेना पाषाण काल। कौन सा काल?
पाषाण काल, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थर का काल। और पत्थर के काल के अंतर्गत व्यक्ति पत्थरों का प्रयोग कर रहा है, वहां पर किसी प्रकार की कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रकार का काल कहलाया प्राग ऐतिहासिक काल। और इसका उदाहरण मैंने आपको बताया पाषाण काल। उसके बाद आज ऐतिहासिक काल की बात करें, जहां पर आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ रहेगा, व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ रहेगा। लिखित साक्ष्य जरूर मिलेंगे, लेकिन व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ रहेगा, लिपि पढ़ नहीं पाएगा, तो ये कहलाएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत लिखित प्रमाण मिलेंगे, लिखित प्रमाण मिलेंगे अर्थात साक्ष्य मिलेंगे, और व्यक्ति उसको पढ़ने में समर्थ भी रहेगा। आज ऐतिहासिक काल का उदाहरण बताऊं तो आज ऐतिहासिक का उदाहरण याद रख लेना, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहां पर लिपि तो मिलेंगी लेकिन व्यक्ति पढ़ नहीं पाया, कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाया उस लिपि को। यहाँ पर ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिलेंगे और व्यक्ति पढ़ने में समर्थ भी रहेगा। उदाहरण के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक काल से वर्तमान तक। वैदिक काल के अंतर्गत वेदों का उल्लेख मिलता है, वेदों को पढ़ा जा सकता है, तो इस प्रकार का जो काल कहलाया ऐतिहासिक काल। जैसे वैदिक के बाद बौद्ध, जैन, मौर्य वगैरह, इस प्रकार से अपनों ने पढ़ते। ये थे मैंने आपको तीन काल से परिचित करवाया, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक। अब और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं रख कर रहा हूं, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का सर्वप्रथम यदि अध्ययन की बात करें तो सर्वप्रथम इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट, नाम याद रख लेना, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। प्राग ऐतिहासिक काल का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कौन था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। 1820 के अंतर्गत, 1820 के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल को, प्राग ऐतिहासिक काल को नाम याद रख लेना, जर्गनेस, क्या नाम है? जर्गनेस थॉमसन। प्राग ऐतिहासिक काल को 1820 में जर्गनेस थॉमसन ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। वैश्वीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला याद रख लेना, यहाँ पर पाषाण, पाषाण आएगा तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर व्यक्ति पत्थर का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना सर्वप्रथम आया पाषाण युग। किसके अनुसार? जर्गनेस थॉमसन, पाषाण युग। धीरे धीरे विकास हुआ तो धातु के रूप में प्रयोग करने लगे, और यहां पर जो युग आया वो आया कांस्य युग। कौन सा? कांस्य युग। कांसा बनता है तांबा प्लस 3 से मिलकर। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा प्लस 3 से मिलकर कांसा बनता है, और इस युग को कहा गया कांस्य युग। यहाँ पर सर्वप्रथम धातु का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया कांस्य युगी। तीसरा आया लोह युग, और यहाँ पर इस युग के अंतर्गत मानव लोहे के से परिचित हो गया, तो इस काल को कहा गया लोह। अब आप सभी को पता है पुरातात्विक विभाग का जनक, पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं? पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है, और पुरातात्विक विभाग के आधार पर, पुरातात्विक विभाग के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। उन 3 भागों को पढ़ेंगे अब।
कौन कौन से? 3 भाग कौन कौन से? पहला आपका पूरा पाषाण काल। यहां पर पाषाण से अर्थ लेना है पत्थर से, पूरा पाषाण काल। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आया नव पाषाण काल। कौन सा काल? नव पाषाण। पुरातात्विक विभाग के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और फिर आया आपका नव पाषाण काल। अब इनके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ इस काल के अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ये शॉर्ट स्क्रीन ले लेना आप। परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इतिहास को अच्छे से याद करो ताकि आपका कहीं पर भी कोई प्रश्न गलत ना हो। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। पहला मैंने लिखाया आपको पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के काल की बात करते हैं। सर्वप्रथम इन तीनों का काल कौन कौन सा था? तो पूरा पाषाण काल का समय था 25 लाख ईस्वी पूर्व से 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। बीसी का अर्थ होता है ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका समय था 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व। नव पाषाण की बात करें तो इसका समय था 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। अब आपके दिमाग में प्रश्न उतरा होगा कि सर जी यहां पर भी 10,000 लिख दिया आपने, यहां पर भी 10,000 लिख दिया। तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों ही समानांतर चले थे, लगभग समानांतर चले थे, तो इनकी डेट लगभग यही हुई। आगे देखते हैं। सबसे जो अत्यधिक समय लगा था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत लगा था, और पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग बांट दिए जाते हैं। पहले भी बात करें तो पहला है जी पूरा पाषाण युग या काल, इसको निम्न भी कह दिया जाता है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण युग। तीसरा उच्च पूरा पाषाण युग। ये जो 3 भाग है, ये पूरा पाषाण काल के 3 भाग है, जिसके अंतर्गत उच्च पूरा पाषाण के अंतर्गत व्यक्ति अब बुद्धि का विकास अत्यधिक होने लग गया था धीरे धीरे। ठीक है जी, यहाँ पर आदि मानव के अंतर्गत ही रहे। ये मैंने आपको काल से संबंधित करवाया। अब देखते हैं लक्षण के आधार पर, इनके कोई नहीं है, इनके भाग यही है, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लक्षण की बात करते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है उसके लक्षण किस प्रकार है? पूरा पाषाण की बात करें, यहाँ पर व्यक्ति था वो आखेटक था। आखेटक यानी कि व्यक्ति था यहाँ पर शिकारी, आदि मानव के रूप में रह रहा था, शिकार करता था। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति के लक्षण थे वो आखेटक थे यानी शिकारी के लक्षण थे, और खाद्य संग्रहण करता था, खाद्य संग्रहण करता था, अर्थात भोजन की तलाश में एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था भोजन के लिए, खाद्य संग्रहण के लिए, धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता था, अर्थात जंगल के अंतर्गत किसी स्थान पर रहता था तो वहां पर पहले वो जब तक भोजन मिलता वहां पर रहता, उसके बाद वह दूसरे स्थान पर अन्य स्थान पर चला जाता। यानी यहाँ पर उसके लक्षण किसके हैं? खाद्य संग्रह। यहाँ पर व्यक्ति शिकारी भी है। जब मध्य पाषाण काल आया तो व्यक्ति ने एक अन्यत्र कार्य किया। यहाँ पर सर्वप्रथम उसने पशुपालन किया। इसने सर्वप्रथम पशुपालन किया और सर्वप्रथम जो पशु पाला गया था वो कौन सा था? कुत्ता। कौन सा पशु पाला गया? कुत्ते को पाला गया, क्योंकि कुत्ता शिकार के भी काम आ जाता था और देख रेख के भी काम आ जाता था। तो सर्वप्रथम जो पशु पालन किया गया और पशु पाला गया वो कुत्ता। धीरे धीरे नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल के अंतर्गत व्यक्ति ने शुरू कर दी है कृषि। कृषि के साथ अब व्यक्ति पशुपालन, ये जो कार्य ये इसी के अंतर्गत चलेंगे साथ में। व्यक्ति पशुपालन के साथ कृषि करने लग गया। कृषि करेगा तो एक स्थान पर रहना अत्यधिक आवश्यक होगा, क्योंकि एक स्थान पर रहकर ही कृषि की जा सकती है। तो कृषि करेगा तो जब कृषि करेगा तो समाज की स्थापना हो जाएगी, परिवार में रहने लग जाएगा और इस प्रकार समाज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है जी। और देखते हैं यहां पर आविष्कार की बात करते हैं। किस किस का आविष्कार हो रहा है? पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत ध्यान रखना, यहाँ पर सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था आग का। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आग का प्रयोग करना सीखा था। यहाँ पर आविष्कार जरूर हो गया, लेकिन प्रयोग करना आग का किस काल के अंतर्गत? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। फिर देखते हैं अब यहाँ पर व्यक्ति धीरे धीरे कृषि समाज के अंतर्गत रह रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो यहाँ पर जो आविष्कार होगा वो होगा पहिए का। किसका? पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार हो चुका है। यहाँ पर कृषि भी करेगा व्यक्ति, यहाँ पर कृषि भी करेगा, समाज में भी रहेगा और आविष्कार कर लिया यहाँ पर पहिए का। ठीक है। अब कुछ स्थल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और स्थल से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्थल से संबंधित किस प्रकार से। आपने कुछ स्थल लिखा रहा हूं मैं, वो स्थल थोड़े से याद रख लेना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला याद रख लेना अतिरम पक्कम। याद रख लेना पहला अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम ये पड़ता आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र अतिरम पक्कम। उसके बाद दूसरा याद रख लेना हथनोड़ा। कौन सा दूसरा स्थल है? हथनोड़ा। ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी के अंतर्गत। दो स्थल याद रख लेना, एक अतिरम पक्कम, एक हथनोड़ा। दोनों कहा? एक अतिरम पक्कम पड़ता है आपका तमिलनाडु में, हथनोड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश एमपी के अंतर्गत। इसकी विशेषता क्या? यहाँ पर मानव की खोपड़ी के सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं। अतिरम पक्कम में, हथनोड़ा में पूरा पाषाण काल के अंदर जो व्यक्ति रह रहा था उसके अवशेष मिले हैं। मानव की खोपड़ी के अवशेष कहां से मिले हैं? तो अतिरम पक्कम और हथनोड़ा से, दोनों के क्षेत्र के अंतर्गत। यानी यहाँ पर मानव की खोपड़ी के आपको कंकाल मिलेंगे, तंत्र। उसके अलावा याद रख लेना एक स्थल बता रहा हूं, बम्मी वेटका। कौन सा? बम्मी वेटका। यह पड़ता आपका एमपी के अंतर्गत। और यहां पर आपको मिलेंगे चित्रकारी के अवशेष। किसके? चित्रकारी के अवशेष। बम्मी वेटका के अंतर्गत चित्रकारी के अवशेष मिलेंगे। इसकी खास बात यह है कि ये बम्मी वेटका में जो चित्रकारी मिल रही है वो तीनों ही काल की मिल रही है। तीनों काल की चित्रकारी के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो बम्मी वेटका से
तीनों ही काल की चित्रकारी के अवशेष मिलते हैं। तो ये स्थल अपने आप में अलग भिन्नता प्रकट कर रहा है। ये मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 2-3 स्थल से। उसके बाद याद रखना आपने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, और मध्य पाषाण में याद रखना चौपानी, थोड़े नाम मुश्किल है, एक दो बार बोलोगे याद रह जाएगा। चौपानी मांडो, कौन सा स्थल है? चौपानी मांडो, ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंतर्गत। मध्य पाषाण काल के ज्यादातर स्थल आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिलेंगे। और यहां से आपने जो याद रखना है, यहां से आपको विशेषता है यहाँ की कि यहाँ से मृद भांड मिलेगा। यहाँ से आपको मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन के अवशेष सर्वप्रथम कहां से? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मिलेंगे। यहाँ पर मृद भांड यानी मिट्टी के बने बर्तन कहां से? चौपानी मांडो से। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पशुपालन प्रक्रिया मिली है। तो पशुपालन के सर्वप्रथम अवशेष मिलेंगे आपको, आपने याद किया हो राजस्थान के अंतर्गत एक स्थल है बागोर। कौन सा? बागोर कहाँ है? राजस्थान। बागोर राजस्थान के अंतर्गत एक स्थल याद रख लेना, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? आदमगढ़ आपका पड़ता है, ठीक है, आदमगढ़ आपका पड़ता है एमपी। बागोर राजस्थान के अंतर्गत, आदमगढ़ एमपी के अंतर्गत पड़ता है। यहां से सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। सर्वप्रथम पशुपालन कहां से मिलते हैं अवशेष? तो बागोर, आदमगढ़ एमपी और बागोर आपका पड़ता है राजस्थान के अंतर्गत। यहाँ पर सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल के अंतर्गत, नवपाषाण काल के अंतर्गत याद रख लेना, स्थल याद रख लेना, बुर्जोम। कौन से काल के अंतर्गत? सर्वप्रथम कौन से काल के अंतर्गत? गड्ढे में बने मकान के अवशेष मिलते हैं। गड्ढे में बने मकान के अवशेष आपको मिलेंगे बुर्जोम से। बुर्जोम पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। यहां से गड्ढे में बने मकान के सर्वप्रथम अवशेष मिलते हैं नवपाषाण काल के अंतर्गत। तो ये मैंने आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से परिचित करवाया। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।